हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं उत्तराखंड न्याय फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर रेखा उपाध्याय आज आपके सामने एक बहुत ही हिस्टोरिकल केसला लेके आई हूँ, जिसके बारे में हमें हमें सभी लोगों को तो पता होना चाहिए। मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में पता ही होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है हमारा 24 अप्रैल। आप जानते हैं कि अब से 63 साल पहले 24 अप्रैल के दिन ही एक बहुत ही हिस्टोरिकल केसला जो था वो डिसाइड हुआ था। जी हाँ, वो केसला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का, जो हमारे हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। ये एक ऐसा जजमेंट था जिसमें केशवानंद भारती जी की हार हुई थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुई थी। आइए इस केसला के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बात है उस समय की जब केशवानंद भारती जी एडनीर मठ के केरल में शंकराचार्य जी थे। तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर ली गई। अब गवर्नमेंट के द्वारा जब प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, हमारी प्रॉपर्टी है, और हमारी प्रॉपर्टी को क्या था, हमारा फंडामेंटल राइट था। जैसे कि आप लोगों को पता है 19 सब क्लोज 6 में इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया हुआ था। तो शंकराचार्य जी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वे कहते हैं भैया ये मेरे फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन है, आप ये क्या कर रहे हो कि हमारी प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी प्रॉपर्टी आप कैसे ले सकते हैं। अब बात आ जाती है सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, और जब वे सुप्रीम कोर्ट गए तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किए। उस टाइम पे उन्होंने 24वां अमेंडमेंट 1971, 25 1971 में और 29 अमेंडमेंट 1972 में। शायद उस समय पे केशवानंद भारती जी को और उनके एडवोकेट नानी पालकी वालों को भी इस बात का भान नहीं था कि जो ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट में डाइवर्ट हो जाएगा। सवाल सवाल ये था कि पार्लियामेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है? अगर वो ऐसा कर सकती है तो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट कभी भी छीन सकती है। नानी पालकीवाला ने कहा पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली है, इसलिए इस पावर का उपयोग करके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। जबकि गवर्नमेंट की ओर से जो अटॉर्नी जनरल थे उस टाइम पे नीर डे, उनका कहना था कि भारत सरकार का पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं वो सभी क्या करते हैं, नागरिकों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया है और पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है, और नागरिकों की भलाई के लिए वो फंडामेंटल राइट में भी क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। दोस्तों, तो इस केस को डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आज तक की सबसे बड़ी 13 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्थापित की गई थी, जिसमें लगातार 68 दिनों तक इस केस की सुनवाई की गई और एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया गया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में संविधान की आत्मा है और वे एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर्स को ना तो छेड़छाड़ कर सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस केस को फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स केस के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बता दें कि ये लड़ाई अब से नहीं 1951 से चल रही थी, जिसमें सबसे पहले हमारा शंकरी प्रसाद जी का केस आया, जिसमें गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी थी। उसके बाद सज्जन सिंह का आया, और सज्जन सिंह के केस में भी इसे और मजबूत कर दिया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो चेंज कर सकती है। उसके बाद हमारा गोलकनाथ जी का केस आता है, गोलकनाथ का केस आता है, जिसमें शंकरी प्रसाद के केस को ओवर रूल कर दिया है 24वां अमेंडमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जो 13(4) ऐड किया गया, जिसमें कहा गया कि 3 सरकार अमेंडमेंट कर सकती है। उसके बाद हमारे केशवानंद भारती जी का केस आ जाता है, जिसमें उन्हें स्वयं भी नहीं पता था कि उनका एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट में उभर कर आएगा और रिप्रेजेंट करेगा हमारे फंडामेंटल राइट को। और यही वो केसला था जिसमें केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बाद ही 44वां अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी
को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A में। आई होप ये केस आपको समझ आया हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।